कभी नहीं हुआ। तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठाट एक राइट से लेफ्ट से दो आदमी ठाक से आए और ये गन। तो मस्जिद है यार। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके। सर, काफी दिन से एक मामला सामने आया है जो आपके अपहरण से लेके, तो इस मामले के बारे में जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबको पहले तो मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मीडिया के सामने, हालांकि मैं बहुत मीडिया के सामने आया हूँ अपनी फ़िल्मों के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी फ़िल्म के लाइन में जो भी मैंने किया, काम किया फ़िल्मों में। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बात कहने के लिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ेगा। लेकिन ये सच है। ये सच इतना सच है जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उतना ही सच है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो क्योंकि हमने बचपन से ये हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि फ़िल्मों में हुब्बी खुद देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि भैया एक अमीर आदमी के बेटे को किसी ने किडनैप किया, उसको उठाया, किसी दूर जंगल में लेके गए, कहीं कमरे में कैद किया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी, उसके बाद फ़ोन किया कि भैया तुम्हारे बच्चा को हमने किडनैप किया है, हमारे कब्ज़े में है, इतना पैसा दे दो, जो भी है, लाख करोड़ जो भी है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी सपने में, मतलब मेरे को चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। तो ये था किस्सा। अब मैं शुरू करता हूँ कि हुआ कैसे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग करेक्टर आर्टिस्ट हैं और हमको बुलाया जाता है प्रोग्राम्स के लिए। एनजीओज़ वाले बुलाते हैं हमें, बर्थडे के लिए बुलाया जाता है, उनको सेलिब्रेशन के लिए, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बुलाया जाता है। और ख़ास करके अभी बड़ा चलन चला है एक, लोगों को सम्मानित करना है। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में नाम कमाया है, तो उनको सम्मानित करना है। तो सर आपको हम एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं और आपको आना है, उनको आवाज़ देना। अच्छा, ये मेरे साथ पिछले 10-12 साल से कुछ ज़्यादा हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं, पता नहीं आप लोगों ने वो फिल्म देखी कि नहीं, मेरी वेलकम। और इसके पहले भी हमें रहे प्यार के और मृत्युदाता और गदर 2। खास करके वेलकम के बाद जो मेरी फ़र्स्ट वेलकम आई थी, मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल हो गए हैं उसको। तब से लेकर के मेरी कुछ, मुझे ज़्यादा फ़ोन आने लगे थे कि सर ये यहाँ पर आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, हम आपको, ये बच्चों का स्कूल में कुछ फंक्शन है, वहाँ पर आपको आना है, बच्चों को गिफ्ट देना है, अवार्ड्स देना है, सम्मानित करना है लोगों को। तो इस तरह के मुझे, और हम लोग जाते थे, भाई चलो ठीक है, शूटिंग नहीं है, जाएंगे, ये करेंगे, अवार्ड देंगे और पैसा मिल जाएगा। सबसे मेन चीज़ हमारी होती थी। और जो मेरे साथी कलाकार भी जाते रहते थे, हम लोग कई बार ग्रुप में जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि 2 लोग जा रहे हैं, कई बार ऐसा 3 लोग जा रहे हैं, कई बार सिंगल भी होता था, बहुत होता था सर। तो ये यूज्ड टू हो गया था। कभी हमने, मतलब कभी यहाँ तक हो गया था कि कौन। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ कि जैसे कि हम फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं, तो हमें सब लोग जानते हैं। अब सामने वाला जो है, हम उसको उतना शायद नहीं जानते। ये फैक्ट है। अब हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अकेले जाते हैं। हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होते, कोई बाउंसर्स नहीं होते, कोई सिक्योरिटी हमारे साथ नहीं होती, और हम चले जाते हैं। क्योंकि हम और चले जा रहे थे, और इतने सालों से हम कर रहे थे, कभी नहीं हुआ। तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अक्सर क्या होता है सर, हम लोग पूछते नहीं हैं, चलो ठीक है यार, अच्छा ये होटल देंगे, प्रोग्राम में चले जाएंगे। इस तरह से मेरी फ़्लाइट लैंड हुई वहाँ पर कुछ 7 बजे लैंड हुई। उसके पहले ही उसने मुझे एक नंबर दे दिया था, उसका नाम था मनोज सिंह। उसका नंबर दिया था, सर ये ड्राइवर है जो आपको पिक करेगा, इसका नंबर ये है, जैसे ही आपको लैंड होंगे तो वो आप उसको फ़ोन कर लीजिए, या ये वो आपको फ़ोन कर लेगा। जैसे ही आप लैंड होते हैं, वैसे ही आप मुझे उसको फ़ोन कर लीजिए। सर मैं वहाँ पहुँचा कुछ 7 बज गया था, निकलते 7:15 बज गया, 7:30 बज गया था। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आ गया हूँ। फिर उसका भी देखा, मैं बात करते मैं बाहर से गेट से निकल रहा हूँ, और उसने हाथ हिलाया कि सर मैं यहाँ पर हूँ। फिर मैं गया, एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जनरली हम लोग क्या होता है सर, हम सीधा जाते हैं, दरवाज़ा उसने खोला, मैं सीधा जाके बैठ गया, उसने सूटकेस अपना रखा। हम लोग ये भी नहीं देखते सर कि किस कलर की गाड़ी है, उसका नंबर क्या है, कहाँ देखते हैं सर हम। अंदर बैठकर मैं, सबसे पहला हमारा सवाल जो होता है, हाँ भैया आपका नाम क्या है? मनोज। अच्छा मनोज, ये बताओ यार कितना टाइम लगेगा यार यहाँ से पहुँच। तो उसने बोला सर यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे मेरठ। अच्छा चलो ठीक है ओके। हम बैठ गए सर, गाड़ी स्टार्ट हुई, हम लोग चलना शुरू कर दिया।
चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद, एक आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन आता राहुल सैनी का। वो कहता है सर ये बैठ गए ना आप? हाँ आ रहे हैं ना सर? हाँ हाँ सर मैं बैठ गया हूँ। क्यों क्या हुआ? मैंने कहा यार देखो यार, मैं आऊँगा लेट हो जाऊँगा और आप ज़्यादा टाइम मत लेना। बोले ठीक है सर आप टेंशन मत। सर एक मैं आपसे बात करना। बोले क्या बात है? बोले ये गाड़ी जो है ना ये आपको जैन सिकंजी स्टॉल तक लेके जाएगी। उस मतलब वहाँ है क्या शो? नहीं 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 बोले वहाँ तक लेके जाएगी, वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी पिक करेगी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा। फिर वहाँ से फिर वो पानी वानी का आया पानी, वहाँ से हम लोग सिकंजी स्टॉल में हम पहुँचे। वहाँ से पानी वानी लिए, पानी पिए, वो पानी लेके आया वो। फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पर गाड़ी चेंज हुई। मैं वहाँ से उस पर बैठा। उसके बाद जो मेरा सूटकेस उन्होंने वहाँ पे रखा और ये गाड़ी फिर शुरू हुई। तो फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो गाड़ी चेंज हुई है ये ड्राइवर वही है जो वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से लेके आ रहा, और बंदा जो बाजू में बैठा था वहाँ से वो भी वही है। लेकिन एक तीसरा बंदा भी आ गया वहाँ पर। अब शिकंजी से जो हम लोग चले वहाँ से दूसरी गाड़ी चेंज करके, अब ये तीसरा बंदा भी आ गया, गाड़ी चली। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता, ख़त्म। मैंने कहा यार ये मेरी समझ नहीं आता। तो मेरे को दोस्त ने बोला था 2-2.5 घंटे में आ जाएगा ये तो। मैंने कहा ऑलरेडी 3-3.5 घंटे बज, क्योंकि सर हम 2.5-3 घंटे में तो उसमें वहाँ पहुँचे थे जैन शिकंजी में, और वहाँ से निकल के फिर हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा और हो चुका था। मतलब मैं समझता हूँ वहाँ तब तक 11-11:30 बज गया था सर। अब ये चलते रहे और फिर वो फ़ोन पे बात कर रहा, हाँ ठीक है पहुँच रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं, बस 2 मिनट में पहुँचे। और सर गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी, जैसी गाड़ी रुकी ठाक एक राइट से लेफ्ट से 2 आदमी ठाक से आए और ये गन। आई वाज शॉक्ड। मैंने क्या भाई क्या हुआ, क्या हुआ? चुप, आवाज़ नहीं निकालना नहीं तो चल जाएगी। अरे मैंने कहा क्या मजाक, मुझे लग रहा है मजाक हो रहा है, मुझे लगा क्या कर रहे हैं। अब देखिए साहब वो जो बीच वाली सीट जहाँ मैं बैठा था ऑलरेडी एक आदमी बैठा था, अब इधर से एक आदमी और आ गया, इधर आदमी 2 आदमी, अब यहाँ 4 हो गए। 4 के बीच में हम 2 हैं अंदर। अब वो मैंने कहा यार ये क्या कर, चुप बिल्कुल, चलो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी जब थोड़ी देर चली ना तो वो जो बंदा था जो शिकंजी से मेरे साथ बैठा हुआ था बोलता 1 मिनट रुक 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 रुक, वो उसको उन्होंने निकलने दिया और मेरे को दबोच लिया, तो वो बंदा उतर गया। अब हम लोग जो है मैं बीच में हूँ और इधर ये है इधर ये है, सामने वही ड्राइवर जो वहाँ से दिल्ली से लेके आया था, सिर्फ गाड़ी चेंज किया, और वो आदमी। इस तरह से हम लोग वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद सर उन्होंने मेरे को चलते रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे को चादर डाल दिया और बोले तुम सो जाओ यहाँ पर, बिल्कुल सो जाओ, नीचे हो जाओ, कुछ मत करो। मैंने कहा बस बात नहीं करो बस। उसके बाद ही स्टार्टेड लाउड म्यूज़िक चालू हो गया उनका। और आई रिमेंबर वो जो फिल्म स्त्री 2 का जो गाना है समझे ना, आज की रात हुस्न का मज़ा लीजिए, वो वाला चालू ठाक 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 फुल साउंड पे उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने के साउंड चलते रहे और कुछ देर के बाद मेरे को ऐसा लगा कि गाड़ी जो है वो हाईवे पे नहीं चल रही है बल्कि एक कच्चे रास्ते पे चल रही है। ये चलते मेरे, और मैं सोच रहा था यार जहाँ भी जाना है, जहाँ भी तुम्हारा ठिकाना है वो जल्दी आ जाए ताकि मुझे पता तो चले, ये चादर तो हटे मेरे, समझे ना। तो ये था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, साउंड ये उनसे। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी फार्म हाउस में आ गया हूँ या किसी जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। एंड ये समझ लीजिए कि वो 12 बज चुका है तब तक, 12-12:30 बज चुका था तब तक। और फिर मुझे वहाँ से उतारा गया, उतार के वैसे मुझे लाया गया और अंदर ठेला गया, और मुझे ऐसा धक्का मारा हूँ उन्होंने, चल अंदर, तो मेरे पैर में चोट भी आई। तो मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है कौन है क्या, सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़। फिर उन्होंने मुझे सीढ़ियों से चढ़ाया और अच्छी तरह मुझे याद है कि कुछ सेकंड फ्लोर, इट वाज सेकंड फ्लोर 100%। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले चाहना क्या है, बस पैसा चाहिए, 1 करोड़ की डिमांड कर दी। मैंने कहा यार 1 करोड़, मैंने कहा आप ऐसी मेरी बिल्कुल यही हालत थी। मैंने कहा मैं समझ तो क्या था उनको पैसे, 1 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ तो हकीकत बता रहा हूँ, 1 करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं है। अरे तू देखा यार, अभी झूठ मत बोले, तू 40 साल से फिल्मों में काम कर रहा है, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहा है तू बोलता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, हैं? और अभी तेरी वो गदर हिउडी 500 करोड़ उसने कमाए हैं, तो तेरे को 5 करोड़ तो दिए होंगे। अब मैं उनको क्या बोलूँ यार कि 5 करोड़। उनको ये लगता था कि वो सब जो पैसा आता है वो सब आपस में बांट देते हैं वो। मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया,
हम लोगों का जो कीमत, हमारी जो प्राइस तय होती है फिल्म शुरू होने से पहले, जो एग्रीमेंट हो, उतना ही पैसा मिलता है हमको, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, ये वो सब। और उसके बाद पूरा चेक किया कि कहीं कुछ है कि नहीं है कि नहीं, वो सब देख लिया था, कुछ था नहीं। आधार कार्ड था यहाँ पे, कुछ पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, वो भी सब ले लिए उन्होंने, समझे ना। और मेरा चश्मा भी वहाँ रह गया, ये सब कुछ, मेरा सूटकेस भी। तो वो वहाँ पर उन्होंने कहा एटीएम कहाँ, एटीएम, मैंने कहा नहीं है भाई, देख देख के सूटकेस ला इसका। फिर उन्होंने सूटकेस लेके आया मेरा, सूटकेस खोला, उसको खोल के दिया मैंने, सूटकेस देख लो। सूटकेस को पूरा छान मारा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं उसमें, समझे, कपड़े थे बस और कुछ नहीं थे। हमने कहा हमारे पास पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही रख लेते हैं, अदरवाइज जो भी हमको पेमेंट करना होता है, कहीं चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आजकल तो वो जी पे हो जाता है सब, तो वो फ़ोन पे था सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो बोला इसका पिन क्या है, मुझे पिन बताना पड़ा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब ख़तरनाक बात क्या होती है कि आप जब किडनैप हो जाते हैं तो पहली बार मुझे लगा कि आप गुलाम हो जाते हैं। तो भैया बता दो, और आप गलत नहीं बता सकते। आप अगर पिन गलत बताएंगे तो खुलेगा नहीं वो, इसका मतलब कि झूठ बोल रहे हैं। तो ले भैया पिन ये है, ये पैटर्न है, कोड क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो वो पूरा देख लेते हैं, उनकी समझ में आता है। अब ये हो गया कि अब पैसे कैसे आएंगे। मैंने 1 करोड़ तो कहाँ से आ जाएंगे, मेरे देख लो अब है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लाऊंगा भाई। तो बैंक में कितने पैसे थे जब उन्होंने देखा? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली हम बहुत कम पैसे रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक मुझे पेमेंट करना था। एक मेरी बेटी के लिए हमने एक मकान लिया था, जिसके लिए हमको भुगतान के लिए हमने उसको हैवी डिपॉजिट में दिया था। तो उसके लिए एक बैंक में मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा रखा हुआ था, 19 लाख का मेरा उनको पेमेंट करना था। तो वो पेमेंट मैंने बचा के रखा था। तो वो एक था बैंक ऑफ बड़ौदा में, समझे ना। और बाकी मेरे एक बैंक थे, ICICI बैंक था, एक SBI था। एक तो मेरे बेटे ने क्या किया गलती, उसको मैंने हमेशा बोलता था कि यार तुम्हारा जो बैंक का अकाउंट है उसका रजिस्टर्ड नंबर मेरा है, तो तुम कर लो, सारे मैसेज मुझे आते हैं, मुझे तुमको बताने पड़ते हैं। तो उसने किया नहीं था वो, समझे। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, समझे। कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मेरी जो हालत थी, जो मेरी कैफियत थी, मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं इतना डरा हुआ, दहशत में था कि मैंने कहा मेरी जान जाएगी, पता नहीं शायद पैसे लेके भी ना छोड़ें। फिर मेरे को सारी चीज़ें वो याद आ रही हैं कि पैसा लेते हैं फिर भी मार डालते हैं कि कहीं ये जाएगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, ये है वो फलाना ढिकाना। तो बहुत बहुत डरा हुआ था, बहुत दहशत में था मैं, और बस अपने अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को याद कर रहा था। 4:30, 5, 5:30, 5:45 बजे अजान की आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने कहा ये तो मस्जिद है यार, पास में मस्जिद है। एंड उस अजान ने, उस पता नहीं मेरे को एक ताकत मिली, और तब तक इनके खर्राटे शुरू हो गए, दोनों के खर्राटे, लिटरली पूरे सो रहे हैं। ऐसा पड़े, खूब शराब पी ली थी। पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पता नहीं। बस उठा मैं, निकलो यहां से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। 2 यहाँ हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी हैं, 6-7 थे जो भी, और गन है, सब चीज़ें उनके हथियार से थे। नीचे उतरा, उठा, जूते पहनने की कोशिश की, फिर नहीं पहना। अब मेरा ये टेंशन है कि मैं देख रहा हूँ कि लैच लगा हुआ है, लैच है, लेकिन लैच में ताला नहीं है, और एक दूसरा उसके नीचे एक और ताला है, वो वाला ताला है जो आप देखते हैं गोदरेज का जो ताला होता है ऑटोमेटिक, जो होता है सरकता है, उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, फिर वो ऐसा होता है, फिर हम खोलते हैं, वो वाला जो वो लॉक था, वो जो आप अगर दरवाजा आप बाहर जा रहे हैं तो आप खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। अब बाहर से आप नहीं खोल सकते जब तक आप चाबी ना हो, लेकिन आप अंदर से हैं तो खोल सकते हैं, वो वाला। तो पहले मैंने लैच खोला, उसके बाद उसको ऐसा किया, खुल गया। वो जब ऐसा खींचा तो एकदम खुल गया। अरे मैंने कहा, और सब फट से मैं बाहर निकला। अब बाहर निकला, and I saw and I was shocked. Oh no, this is not jungle, this is not farm house. ये तो पूरी बस्ती है, यहाँ से लेके वहाँ तक घर, इधर से लेके वहाँ तक घर। और जब मैं बाहर निकला तो सामने एक आदमी अपने बच्चे के साथ, कोई उसकी गाड़ी थी, कोई जीप थी या क्या था, उसमें सामान डाल रहा था। तो उसने मुझे ऐसा देखा,
तो मैं संभला थोड़ा और मैंने कहा भाई साहब मस्जिद हाँ, उधर उसने इशारा किया। वहाँ से मैं चलने लगा, मैं दौड़ तेज़ कदम से चलना शुरू किया। उनको भागो नहीं तो अगर कोई लोग खुल गए, जाग गए तो मेरी हालत। इस तरह से मैं फिर मस्जिद पे पहुँचा, मस्जिद में वज़ू किया मैंने और जाके मस्जिद में बैठ गया। लोग आना शुरू हुए। फिर एक ने मुझे देखा, पहचाना, एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे आप तो, मैंने कहा जी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा 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 हो गया। उनको बताया मैंने। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात, नमाज़ पढ़ो, घबराओ मत। मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ, और जैसी नमाज़ खत्म हुई उन्होंने मेरे को कंधे से पकड़ा और अपने घर लेके गए। और उन्होंने बल्कि हाँ सॉरी, उन्होंने मुझे अपना वो कपड़ा भी दिया कि तुम ये ढाँप लो, कोई देख ना पाए तुम। लिटरली उन्होंने मेरे को ऐसा कवर कर दिया। और फिर वहाँ से हम मस्जिद से, मैंने कहा मैं आपके घर नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं बोली। फिर उन्होंने वहाँ से मेरे का कुछ खाने पीने का, नाश्ते वास्ते का थोड़ा इंतज़ाम किया बाहरी करके। फिर मैंने सबसे पहला काम किया अपनी बीवी को, एंड लकीली आई वॉज रिमेम्बरिंग माई नंबर कि भैया मेरी बीवी का नंबर, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जनरली हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, अब हमने सेव कर लिया वाइफ, सेव कर लिया डॉटर, सेव कर लिया सन, लेकिन हमको उनके नंबर याद नहीं होते। बट लकीली मेरी वाइफ का नंबर मुझे याद था। अगर मेरे, और उसके अलावा मुझे किसी का नंबर याद नहीं था। अदरवाइज़ मैं क्या करता, कैसे किसी को बताता। फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनके नंबर से। बोले पता नहीं कौन, वो भी सुबह 6:30-7 बजे, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा, 3-4। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को जो है ना, मैंने वॉइस मैसेज दिया। फिर मैंने 3-4 फ़ोन करता रहा। फिर उसने उठाया फ़ोन, बोले कौन है, क्या है। फिर मैंने उसको बताया मैं हूँ मुश्ताक खान भाई, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। वो बिलीव ही नहीं करता है कोई। फिर मेरे बेटे को दिया उन्होंने, फिर ये सारी चीज़ें हुई। और तब जा कर के मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट उसको फ्रीज़ कर दो, फ़ोन वहीं उनके पास है, क्योंकि अभी तक वो सो रहे हैं तो शायद कुछ हो जाए। फिर फ्रीज़ वो लोग गए दोनों, मेरी वाइफ गई और बैंक मैनेजर से मिली और फ्रीज़ करवा दी। लेकिन मैं एक ICICI बैंक में जो मेरा था वो मैं दिमाग में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये जो SBI का जो मेरा अकाउंट था, जिसमें मेरे बेटे ने अपना मेरा नंबर दे दिया था, और वो भी शायद बहुत ज़्यादा उसको ट्रांजेक्शन उसके नहीं हो रहे थे। बस वो 2 बैंक का हम लोग नहीं कर पाए, समझे ना। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो मिस्टर सिकंदर कुरैशी, गाज़ियाबाद रहते हैं। मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम उनका भी नंबर देखो तुम्हारे पास है ना। हाँ बोले उनका तो उसके पास तो उसकी वाइफ का भी था, उनका भी था, वो भी नहीं उठा रहे थे सुबह। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी फिर वही वैसे ही किया मेरी वाइफ ने, और मुझे नंबर दी। तो फिर मैंने इनके नंबर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया है। एंड वो आदमी उसी वक्त गाड़ी लेके निकल पड़ा गाज़ियाबाद से। और उसने तो सबसे उसने मुझे बोला भी रिपोर्ट, मैंने कहा भाई मैं प्लीज़ मुझे इस वक्त मुंबई छोड़ दो यार, आप, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ गाज़ियाबाद आकर के उसने देखा मेरी हालत तो बोले नहीं सर आप अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। आप, उसने मेरे अपने घर पे रखा, बोले सर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहिए, खाना वाना खाइए, मैं धलमा जी को फ़ोन कर देता हूँ, भाभी जी को फ़ोन कर देता हूँ, ये वो सब उसने अपने पास ही रखा सर। और उसने ही मुझे सारा कुछ किया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं ये उसी का फ़ोन है। उस सिम का, मेरा सिम उसने चेंज करवाया गैलरी में जा कर के वोडाफ़ोन की। और उसके बाद मेरा चश्मा बनवाया उसने नया वहीं पर, और पैसे वैसे दिए और खाना वाना खिलाया जी, ये सब किया। और बोले सर देख लो आप। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा। इस तरह मैं वहाँ पर रह कर के एक दिन, दूसरे दिन मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया छोड़ने के लिए मुझे वो, और दिल्ली से मैं यहाँ पर आया। अब ये हो गया कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ चाहती थी कि, मैं चाहता था कि 2-3 दिन के बाद संभल जाऊंगा तो मैं वहाँ, यहाँ सबसे पहले हाँ किसी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जा कर के आप रिपोर्ट कर देना। लेकिन हमें जब पुलिस स्टेशन गया ना तो मुंबई वालों ने बोला कि भाई यहाँ आप रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेटर ये है कि आप वहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है या तो दिल्ली पुलिस या मेरठ पुलिस या बिजनौर पुलिस, जहाँ आपको रखा गया था, यही है, यही सब। सवाल ये बनता है जब आप पहली बार उस शख्स से मिले जिन्होंने आपकी हेल्प की, उस वक्त जब आप मस्जिद में गए तो बहुत संख्या में लोग रहते हैं नमाज पढ़ते हैं, नहीं हाँ 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 बोलिए। सो
सुबह का जो डेली रूटीन होती है जिनकी, वो नमाज के लिए मस्जिद में आते जाते हैं हैं। तो जब आपको वहाँ पर सबसे मिले होंगे, एक ही इंसान से नहीं मिले होंगे, नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों से मिला। तो जब आप इतने कंफर्टेबल हो गए, जब उनके घर पे गए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी जी, चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इतना डरा हुआ था, ऐसी दहशत में था, जो मेरी सिचुएशन फिज़िकली एंड मेंटली, आप बिलीव नहीं करेंगी। और मुझसे ज़्यादा वो शख्स डरे हुए थे, जो इन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, जो मुझे मिले थे वहाँ पर। उन्होंने मालूम है क्या बोला? आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए। जो आदमी मेरा चेहरा ढक रहा है, छुपा रहा है कि देख ना ले, वो कैसे बोलेगा? वो चाहते थे कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाएं। और आप बिलीव कीजिए, उन्होंने मुझे ना ला करके घर से एक जीन्स, उनके बेटे का जीन्स ला के दिया, शर्ट ला के दी, एक जैकेट ला के दी, समझे ना। और मुझे ये वो जो होता है ना ठंड में जो पहनते पूरा यहाँ तक डर जाता वो, और मास्क ला के दिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। उनका ये था कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, गिरोह हैं, और इस तरह की वारदात होती रहती है यहाँ पर, मर्डर कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ये वो सारी चीज़ें थी। तो एक तो मैं खुद डरा हुआ, और जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं और भी डर गया। मुझे उस वक्त सिर्फ ये था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल नहीं। या तो हो सकता शायद मैं इतनी मेरे में वो होती या ताकत होती, या फिर मैं इतना डरा हुआ नहीं होता, या मेरा भी माइंड उस तरह का होता कि यार देख लेंगे कुछ होगा, तो शायद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता। ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता है। और एक पुलिस, जब मैं बॉम्बे पुलिस में गया था ना यहाँ पर ओशी वाले में, जब मैंने बताने की कि चलो यार मेरी रिपोर्ट लिख लो, तो उन्होंने ये बोला कि हम रिपोर्ट आपकी लिख लें, बेटर ये है कि आप लोग वहीं जाएँ या किसी बंदे को भेज दें वहाँ पर जो भी तहरीर लेकर के बयान दे दे। तो उसने मालूम है क्या, उसने बोला यार आपका तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये कि उन्होंने आपको बांधा नहीं, उन्होंने आपको कोई इंजेक्शन नहीं दिया, उन्होंने आपको कोई ऐसी नशे की दवा नहीं पिलाई कि आप भाग ना सके। बट ये फैक्ट है, अब ये मानो तो ठीक है, नहीं तो मत। ये फैक्ट है। अब मैं आपको बताऊं ना बीच बीच में क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। ये बीच में ये कि अरे यार तुम्हारी तो वो फिल्म थी, तुम्हारा वो उसमें तुम, ये तो पाकिस्तान का कौन सा तुम, ये तो गदर गदर में वो सनी देओल का दोस्त बंदा, तुम ही ना, वही ना, उसको निकालते हैं वहाँ से। अरे साला सब हमको मालूम है, वो वेलकम का तुम्हारा एक टांग नकली है, इस तरह की बात हो रही है। तो मैंने कहा चलो उसी से पटा करके मैं निकल जाऊँ उसको। लेकिन उनका ये था कि नहीं, तुम निकलोगे तो उसी वक्त जब हमको हमारा पैसा मिलेगा, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है ना, हम लोग जैसे वाइफ की बात कर लो, या मुझे भी लगता था छोड़ो यार ख़त्म हो गया, मैं बच के आ गया। तो वाइफ का सबसे बड़ा ये था कि भैया ये बच के आ गए हो तुम, बाकी सब भूल जाओ, सीधी सी बात। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि नहीं, मैं रिपोर्ट तो करना चाहिए। तो इसलिए मैं मुंबई पुलिस में गया हूँ। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। पहली बात तो उन्होंने कहा ये, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक आदमी इतना रिस्क लेकर के आपको किडनैप करता है, अपहरण करता है ना। बहुत बड़ा रिस्क है किसी बंदे को, मतलब आप बंधक बनाना और उसको अपहरण करना उसका, और उसके बाद आपको ऐसे छोड़ देना कि भाई दारू पी के आप पड़े। और ये हकीकत है, इतनी। आई वॉज सो लकी, अनुराग कुशवाहा मुझे 8 दिसंबर है ना, इट वॉज 8 दिसंबर, संडे था, इसका फ़ोन मुझे आया। और इसको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बोले सर कहाँ हैं आप? मैंने कहा यार मुंबई में हूँ। बोले सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताओ बेटा। बोला कि सर मेरे बहुत अच्छे पहचान के हैं, एक दोस्त भी कह सकते हो, जो भी है मेरे बहुत करीबी हैं, IAS हीरा लाल जी, IAS हीरा लाल, लखनऊ यूपी, जो सिंचाई विभाग में सचिव हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार किस सिलसिले में? बोले नहीं ऐसी बात करना चाहते हैं, वो सब फिल्मी लोगों से मिलने में अच्छा लगता है ऐसा। मैंने कहा चलो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। और मैंने कहा कहाँ ठहरे हैं? तो एक्चुअली क्या था, बिल्कुल मैं ओरिटल होटल है यहाँ पर, अपना सिटी मॉल के सामने एक अंदर गली जाती है, T सीरीज़ के पास में एक होटल है, वहाँ पर वो रुके हुए थे। अरे मैं तो घर के पास है, मेरे को चल ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैंने इसको बोला यार सुन अनुराग, ऐसा है, ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि मैं IAS एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी पोस्ट होती है सर, बहुत बड़ा ऑफिसर होता है वो। तो मैंने कहा यार देख ऐसा मेरे साथ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो उस बोला अच्छा सर आइए, आप आइए। तब तक इसने हीरा लाल जी को मेरे को बता दिया। ये हीरा लाल जी, ये इन्होंने बुक लिखी है डायनामिक DM। ये बहुत ही स्ट्रांग आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है।
इनसे मेरी मुलाकात हुई होटल में, और इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोली, बोला ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, और मैंने जो आपको बताया वो बताया। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा सर मेरा एक आदमी बंदा गया भी था। बोले नहीं यार ऐसा नहीं होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक फ़ोन लगाया किसी को, उन्होंने फ़ोन लगाया और पूछा कि ये बताओ यार बिजनौर एसपी कौन है। तो वहाँ से उनको पता चला कि भाई वो अभिषेक झा है। बोले उनको फ़ोन लगाओ, उनको बोलो आइए साहब हीरा लाल जी बात करना चाहते हैं। सर 2 मिनट में एसपी का फ़ोन आया और उन्होंने वही बात मेरे सामने बोली कि यार तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है। बोले सर क्या हो गया। बोले फिल्मी कलाकारों को अपहरण हो रहा है, किडनैप हो रहा है। ये कितनी शर्म की बात है यार, हमारे स्टेट की बात है ये। ऐसे यूपी में कौन कलाकार तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा, बदनाम कर रहे हो और इसका क्या बात कर रहे हो सर। हाँ और ऐसा वो क्या हुआ सर, ऐसा यही है वो फलाने का। और सर उसके बाद उन्होंने बोले 1 मिनट सर उनका नाम बताइए और नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने मेरा नंबर दिया एसपी को, तो सर अभी मैं मीटिंग में है, मैं थोड़ी देर के बाद उनको फ़ोन करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। करेक्ट 1 घंटे के बाद मेरे को एसपी का फ़ोन आया, एसपी अभिषेक झा का, बिजनौर से। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, एसपी बिजनौर। मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर मैं मुश्ताक खान। हाँ बोले ये क्या क्या है आपका मसला, क्या प्रॉब्लम है आपका। मैंने उनको फिर बताया सारी चीज़ें। ओके नो प्रॉब्लम, घबराइए मत आप, 1 घंटे में मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और एग्जैक्टली 1 घंटे के पहले ही संग्राम सिंह जो वहाँ के सीईओ हैं बिजनौर, उनका फ़ोन आ गया मुझे, उनको मैंने पूरा डिटेल दिया और वो टीम जुट गई। तो हीरा लाल जी के फ़ोन से कह सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मदद मिली, और उसके बाद काम शुरू हो गया। और उसके बाद अभिषेक झा, संग्राम सिंह सीओ सिटी, मिस्टर उदय प्रताप जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, सचिन मलिक वो परवीन मलिक, ये लोग सब जो है पूरी टीम इनकी जुट गई। और आप बिलीव करेंगे उसके बाद इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत जल्दी काम किया। और उसके बाद मेरी शूटिंग थी इंदौर में, मैं चला गया। फिर मुझे इंदौर में इनका मैसेज मिला कि सर आप जो है ना आपको आना पड़ेगा शिनाख्त के लिए, और आप यहाँ एक बार आपको आना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से फिर मैं 14 तारीख को शूटिंग से मैं 14 तारीख को चला गया बिजनौर, दिल्ली गया। दिल्ली से मेरे दोस्त आ गए, सिकंदर भाई, उन्होंने मुझे लेकर के बिजनौर गया। इस तरह हम लोग बिजनौर जा कर के उन्होंने पूरा मुझे बताया, टीवी में बताया ये लोग पकड़े गए। तब तक 4 लोग पकड़े गए थे, मुंह पे कपड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे टीवी में बताया ये है। मैंने कहा हाँ सर ये सब था। ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बाइट भी दिया वहाँ पर, उनकी तारीफ़ भी की कि आप लोगों ने इतनी जल्दी ये किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी होगा। और फिर उसके बाद वो अभी तक मुझे अपडेट कर रहे हैं। फिर ये 4 लोग पकड़े गए थे, उसके बाद पाँचवा कोई भाग रहा था कुछ था, तो वो गोली मारी थी पैर में, वो भी उन्होंने बताया वीडियो। फिर आज उनका फिर फ़ोन आया था, आकाश उर्फ गोला करके कोई है, उसको पकड़ा उन्होंने, उसका मुझे उन्होंने फ़ोटो दिया कि इसको भी हमने गोली मार के पकड़ी हमारी। और इस तरह से 2 या 3 अभियुक्त जो भी आरोपी वो अभी बाकी हैं। और आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ, चाहे वो आम आदमी हो या आपका कोई साथी कलाकार हो, उनके साथ ऐसा ना हो, तो कोई ऐसी खास बात या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, एक एडवाइस जो आपकी तरफ से आप लोग देना देखिए सर, चाहेंगे? ये सब होने के बाद तो जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ, या लोगों ने मुझे जो कहा है, या पुलिस की तरफ से मुझे कहा गया है कि सबसे पहले तो जो भी जैसे भी ऐसा फ़ोन आता है तो आप उनसे पूछो कि भैया तुम मेरा आधार कार्ड मांग रहे हो टिकट के लिए, आप अपना आधार कार्ड दो पहले, कि आपका आधार कार्ड आना चाहिए, आपका उसमें एड्रेस वगैरह सब, आधार कार्ड अगर आ जाता है तो सब कुछ जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ कर रहे हो आप, तो बोले कि साहब ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, आप उनका एड्रेस दीजिए, उनका पता दीजिए। उसके बाद अगर हो सके, और बल्कि करना चाहिए कि उस एरिए के पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब यहाँ ऐसा एक शो हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके और पॉसिबल हो सके तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हो मेरे साथियों, तो ये कोशिश करो कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हो तो आप उनकी गाड़ी में मत जाइए। उनको ये बोलो कि भैया मेरा वहाँ पे दोस्त है, या मैं ओला करके आ जाऊँगा या कुछ भी करके आ जाऊँगा, जो भी उसका पेमेंट होगा, जो भी उसका बिल बनेगा, मीटर होगा, वो आप दे देना। और मुझे होटल का बता दीजिए, और होटल का पता लीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली होटल देते हैं, हर कोई देता है होटल का मुझे पता बताइए। होटल में हो सके तो उसका नंबर भी मिल जाएगा आपको। उस होटल के वाले को फ़ोन कीजिए, क्या मेरे नाम का इस तरह का रूम कुछ बुक है या नहीं है। और
जैसा कि मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप अपने ही कैब पे जाइए वहाँ पर अगर हो सके तो, और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो कोशिश कीजिए कि जो बंदा आपको बुला रहा है आप उसको कितना जानते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में अगर आप कुछ तहकीकात हो सके, इंक्वायरी हो सके, क्या वाकई सही है, जो मुझसे हो गई गलती। अभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने पहले ही अपने उसमें कहा कि भैया हम तो सोच भी नहीं सकते थे, वैसा हुआ तो किसी के साथ ऐसा ना हो, तो अलर्ट हो जाएं, सब कुछ समझ जाएं। और मेरे को सबसे अच्छी बात हमारे हीरा लाल जी की ये लगी, उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है इस बात की कि यार मेरे स्टेट में ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पर आने को कोई डरे, तो इसलिए उन्होंने इतना वो किया। और मैं बिजनौर पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके अभिषेक जी का, संजीव वाजपेयी जी का, संग्राम जी का और उदय प्रताप जी जो हमेशा मुझे अपडेट करते रहते हैं, सचिन मलिक और प्रवीण मलिक का। उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई और वो पूरी टीम उनकी जो इसमें लग गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर हमसे थैंक यू। जुड़ने के लिए।